Now let us have a look at Rule 6. It says, where the plaintiff appears and the defendant does not appear when the suit is called for hearing, then, when the summons are duly served and it is proved that the summons was duly served, the court may make an order that the suit shall be heard ex parte. Court कहेगा कि okay, we will proceed in the absence of defendant. Then clause B says, where summon not duly served, जहाँ पे summon duly served नहीं हुआ है and it is proved that it was not duly served, then court will direct the second service of summons. Third situation is given in clause C, where the summon was duly served but it was not served in sufficient time so as to enable the defendant to appear and answer the case against him that has been instituted by plaintiff. Then in that situation, the court shall postpone hearing of the suit to a future day and direct a notice of that date to be given to both parties. Now, one thing to notice, if the situation falls under clause B or C, the cost will be paid by plaintiff. That is something that subrule 2 will tell you. Now, let us come back to clause A. That is, uh, that the court shall proceed ex parte if it is proved that the summons were duly served and the defendant did not appear on that particular day where the court had ordered the defendant to appear. Now let me just simply explain it to you that what does it mean. See, simply it means this, that if the defendant is not appearing on the particular date on which the court has ordered him to appear, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट बोलेगा प्लेंटिफ से ओके यू आर हेयर, हम क्या करते हैं प्रोसीड कर जाते हैं और वी नाउ वोंट वेट फॉर द डिफेंडेंट एट ऑल. ठीक है, हम प्रोसीड कर जाते हैं, आपके पास एविडेंस है, चीज़ें हैं, जो भी है आपको फाइल करना है आप करिए, एप्लीकेशन लगानी है आप लगाइए, एंड वी विल प्रिटेंड एज इफ द डिफेंडेंट हैड बीन हियर. ठीक है, क्योंकि एक्स पार्टे प्रोसीड कर जाते हैं तो डिफेंडेंट की एब्सेंस में प्रोसीड कर जाते हैं. उसका इफेक्ट ऐसा ही होता है कि जैसे कि ये सारी चीज़ें डिफेंडेंट के सामने ही हो रही हैं और डिफेंडेंट अपीयर हो गया था इवन दो ही डिडंट अपीयर एक्चुअली. तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा बहुत क्लियरली कि अगर कोर्ट ऐसे एक्स पार्टे प्रोसीड करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर हियरिंग पे, फ्यूचर में मान लीजिए जो हियरिंग होगी उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता ना, उसका मतलब ये नहीं होता. अगर कोर्ट ने एक्स पार्टे प्रोसीड करने का ऑर्डर दे दिया तो इसका मतलब है कि जिस डेट को वो अपीयर नहीं हुआ था उस डेट की प्रोसीडिंग को लेके द डिफेंडेंट कैन नॉट पार्टिसिपेट. इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में अगर कोई हियरिंग चल रही है या मैटर चल रहा है तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता. ठीक है, तो जो स्कोप ऑफ द ऑर्डर है और जो स्कोप ऑफ द रूल है इस मामले में उसको उसके स्कोप तक ही कन्फाइन रखिएगा. स्कोप कहाँ तक का है? अगर कोर्ट ने बोला कि someone was duly served, the defendant did not appear on this date and the plaintiff is here and it is proved that the summon was duly served, then the court will say कि we will proceed with the case, हम केस से आगे चलेंगे. अब यहाँ पे एक्स पार्टे प्रोसीडिंग चल रही है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हो सकती हैं कुछ चीज़ें नहीं हो सकती डिपेंडिंग ऑन फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस. अब डिफेंडेंट भाई साहब मान लीजिए बाद में आते हैं, ठीक है, और फिर वो कहते हैं कि मैंने प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया था जिस प्रोसीडिंग में प्लेंटिफ ने पार्टिसिपेट किया था और मैं उस टाइम आ नहीं पाया था, तो प्लीज़ इस ग्राउंड पे ऑर्डर सेट असाइड कर दीजिए. कोर्ट बोलेगा सफिशिएंट कॉज या गुड कॉज दिखाइए तब जाके हम आपके फेवर में ऑर्डर देंगे. डिफेंडेंट नहीं दिखा पाते तो ऐसी सिचुएशन में द डिफेंडेंट वोंट बी अलाउड टू सेट द क्लॉक बैक. ठीक है, to use the expression of the court, the defendant won't be allowed to set the clock back and restart the very same proceedings once again, which have already been completed in the previous hearing. ठीक है, उस एक्स पार्टे हियरिंग में जितनी चीज़ें कंप्लीट हो गई उसको रीओपन करने का मौका नहीं देगा कोर्ट. लेकिन अब मान लीजिए एक्स पार्टे हियरिंग के बाद और भी 3-4 डेट्स थी जिस दिन प्रोसीडिंग्स होनी थी. उस दिन की हियरिंग पे डिफेंडेंट प्रेजेंट हो जाता है तो वो जो फ्यूचर हियरिंग है ना
उससे वो बार नहीं किया जाएगा. He'll be allowed to participate in all those future hearings. ठीक है, क्योंकि वो फ्यूचर हियरिंग में ड्यूली प्रेजेंट था, सो ही विल बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन दोज हियरिंग. जिस प्रोसीडिंग में वो प्रेजेंट नहीं था, जहाँ पे कोर्ट ने बोल दिया कि वी विल प्रोसीड एक्स पार्टे, उसी प्रोसीडिंग तक डिफेंडेंट कैन नॉट पार्टिसिपेट. लेकिन जिस प्रोसीडिंग में वो प्रेजेंट है उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकता है. जिसमें वो ड्यूली प्रेजेंट है, इन दैट ही कैन पार्टिसिपेट. अब जरा रूल 7 पढ़ लेते हैं, फिर मैं जरा आपको थोड़ा और बताऊंगा. रूल 7 कहता है, where the defendant appears on the day of adjourned hearing and assigns a good cause for previous non-appearance. Where the court has adjourned the hearing of the suit ex parte and the defendant at or before such hearing appears and assigns good cause for his previous non-appearance, he may, on such terms as the court directs as to cost or otherwise, be heard in answer to the suit as if he had appeared on the day fixed for his appearance. मतलब बेसिकली जो रूल 7 है वो कह रहा है कि अगर डिफेंडेंट गुड कॉज दिखा देता है, अब मान लीजिए कोर्ट ने केस एडजर्न कर लिया है कि अब हम लोग एक्सपार्टे प्रोसीड करेंगे, डिफेंडेंट आ जाता है बाद में और फिर वो कहता है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था इसलिए मैं नहीं आ पाया था उस टाइम पे, सो लेट मी पार्टिसिपेट इन द हियरिंग जो एक्सपार्टे हुई है. ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट क्या बोलेगा? कोर्ट बोलेगा गुड कॉज दिखाइए. डिफेंडेंट प्रूव कर देता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ था, चोट लगी थी उसे, इसी वजह से वो नहीं आ पाया. कोर्ट कहते हैं ठीक है, वी विल अलाउ यू टू पार्टिसिपेट अगेन और वी विल सेट असाइड दैट ऑर्डर. वो वाला ऑर्डर ना जो कोर्ट ने दिया था कि द सूट विल बी हर्ड एक्स पार्टे, उसको सेट असाइड कर देगा एंड विल अलाउ दैट डिफेंडेंट टू पार्टिसिपेट इन द एक्स पार्टे हियरिंग. सिमिलरली मान लीजिए दूसरा गुड कॉज, डिफेंडेंट क्या दिखा सकता है कि मेरी ट्रेन लेट हो गई थी. ठीक है, मैं तो सब टाइम से चला था, ट्रेन लेट हो गई थी. गुड कॉज है क्योंकि ये कॉजेज उसके कंट्रोल के बाहर है. टेस्ट कोर्ट क्या रखता है? कोर्ट ये टेस्ट रखता है कि वेदर द डिफेंडेंट ऑनेस्टली एंड बोनाफाइडली इंटेंडेड टू रिमेन प्रेजेंट एट द कोर्ट. इफ द आंसर इज येस, then the good or sufficient cause is shown. If the answer is no, if that is if he's using dilatory tactics or he's trying to take court for a ride, then in that situation the good or sufficient cause will not be made. All right, keep one thing also in mind, that these provisions of good and sufficient causes are not intended to cure negligence of the defendant. They are intended to cure only the bona fide mistakes or the bona fide absence which occurred due to events beyond the control of the defendant. ठीक है, जैसे मान लीजिए ट्रेन लेट हो गई तो डिफेंडेंट थोड़ी ना ट्रेन चलाता है, किसी सर्कमस्टेंसेस से लेट हो गई होगी और फिर कोर्ट ने क्या किया होगा, हियरिंग एडजर्न कर दिया होगा, उसने कहा था कि भाई आपके सूट की सुनवाई हो गई. तो ऐसी सिचुएशन में डिफेंडेंट जो है क्या कहते हैं अप्लाई कर सकता है ऑर्डर 9 रूल 7 में. कोर्ट कॉस्ट लगाएगा डिफेंडेंट पे या कुछ कंडीशंस और लगा सकता है और फिर वो बोलेगा कि ठीक है, आप एक्स पार्टे जो भी हियरिंग हुई थी, यू विल बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन दैट, यू विल बी अलाउड टू सेट द क्लॉक बैक इन दैट सिचुएशन क्योंकि ही हैज शोन अ गुड कॉज. नाउ लेट मी enunciate the law. When the defendant has been served with summons and has been afforded an opportunity of appearing, then, if he does not appear, the court may proceed in his absence. But be it noted that the court is not directed to make an ex parte order. Directed to make an ex parte order का मतलब कि कोर्ट के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं कि उसे देना ही देना होगा ऐसा ऑर्डर. कोर्ट ऐसा भी कर सकता है कि इट कैन पोस्टपोन इट. ठीक है, क्योंकि देखिए जो टर्मिनोलॉजी जो यूज़ हुई है ऑर्डर 6 के क्लॉज ए में, सॉरी रूल 6 के क्लॉज ए में, उसमें देखिए लिखा है कोर्ट मे मेक एन ऑर्डर दैट द सूट शैल बी हर्ड एक्स पार्टे. इसका मतलब है कोर्ट चाहे तो एडजर्न भी कर सकता है कि चलिए नेक्स्ट डेट दे देते हैं. दैट ऑप्शन इज अवेलेबल विद द कोर्ट. सो द कोर्ट इज नॉट बाउंड टू मेक दिस ऑर्डर. ये पहली चीज़ का ध्यान रखिएगा. ठीक है, ये जज का अपना डिस्कशन होगा which he will exercise in accordance with the fact and circumstances of the case, that whether he should proceed ex parte or not. So keep one thing in mind, that
court is not directed or bound to make an ex parte order. ठीक है? That is the first thing. The next thing that you should keep in mind is that if the party does appear on the date to which the hearing of the suit is adjourned, he cannot be stopped from participating in the proceedings simply because he did not appear on the first or some other hearing. But though he has the right to appear at an adjourned hearing, he has no right to set back the hands of the clock. Order 9, Rule 7 makes that clear. Therefore, unless he can show a good cause, he must accept all that has gone before and be content to proceed from the stage at which he comes in. That is the effect of proceedings when you read Rule 6 A, Clause A with Rule 7 of Order 9. ठीक है? Now keep one more thing in mind. In its essence, this order is directed to ensure orderly conduct of the proceedings by penalizing improper dilatoriness calculated merely to prolong the litigation. It does not put an end to litigation, nor does it determine any of the issues in controversies. ठीक है? ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखिएगा. ये जो है, जो रूल्स है जो आपने पढ़े, रूल 6 क्लॉज ए रेड विद रूल 7, ये जो रूल्स हैं ये डायलेटरी प्रैक्टिस को पेनलाइज करने के लिए बने हैं. ठीक है? तो ये कोई इशू नहीं डिटरमाइन करते, इसका भी ध्यान रखिएगा. साथ ही साथ ये जो प्रोसीडिंग्स हैं ये समरी नेचर की हैं. ठीक है? इस पर कोई डिटेल्ड इलेबोरेट हियरिंग नहीं होती है, ये समरी नेचर्स के ऑर्डर है. ठीक है? तो अभी तक इस स्कोप का ध्यान रखिएगा. ठीक है? कि ये समरी नेचर का ऑर्डर होता है और क्या कहते हैं, ये बना इसलिए है बिकॉज द लेजिस्लेचर वांटेड टू पेनलाइज डायलेटरी टैक्टिक्स. और साथ में एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा, गुड कॉज दिखा दिया गया तो ये ऑर्डर सेट असाइड हो जाएगा रूल 7 में. रूल 7 की एप्लीकेशन जाती है व्हेन द कोर्ट हैज़ ऑर्डर टू प्रोसीड एक्स पार्टे. ध्यान रखिएगा, एक्स पार्टे डिक्री नहीं, प्रोसीडिंग एक्स पार्टे. साथ में एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा लास्टली, कि अगर कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि वी विल प्रोसीड एक्स पार्टे, इसका मतलब ये नहीं कि आगे की प्रोसीडिंग में डिफेंडेंट पार्टिसिपेट नहीं कर सकता. उसमें बिल्कुल पार्टिसिपेट कर सकता है और बाय राइट पार्टिसिपेट कर सकता है. He can only not proceed at that hearing in which the court had said that we will proceed ex parte because the defendant did not appear on that particular date. ठीक है? तो इस बात पे क्लियर रहिएगा. अब रूल 8 talks about procedure where defendant only appears. Now it says that where defendant appears and the plaintiff does not appear, when the suit is called on for hearing, the court shall make an order that the suit be dismissed, unless defendant admits the claim or part thereof, in which the court shall pass a decree against the defendant upon such admission. And where part of the claim has been admitted, then court shall dismiss the suit so far it relates to remainder and grant the decree in the respect of the part that he has admitted. Now this is the reverse situation. अब रूल 8 और रूल 9 ऑपोजिट सिचुएशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले आपने कौन सी सिचुएशन देखी रूल 6 और 7 में, वेयर द प्लेंटिफ अपीयर एंड द डिफेंडेंट डज नॉट अपीयर. रूल 8 और 9 की सिचुएशन की बात करेंगे वेयर द डिफेंडेंट अपीयर एंड प्लेंटिफ डज नॉट अपीयर. अब रूल 9 देखिए, ये इंपॉर्टेंट है. रूल 8 और 9 इंपॉर्टेंट है. रूल 9 कहता है डिक्री अगेंस्ट द प्लेंटिफ बाय डिफॉल्ट बार्स फ्रेश सूट. Where the suit is wholly or partly dismissed under Rule 8, the plaintiff shall be precluded from bringing a fresh suit in respect of same cause of action, but he may apply for an order to set the dismissal aside, and if he satisfied the court that there was a sufficient cause for his non-appearance when the suit was called on for hearing, the court shall make an order setting aside the dismissal on such terms as to cost or otherwise as it thinks fit, and shall appoint a day for proceeding with the suit. No order shall be made under this rule unless the notice of the application has been served on the opposite party. Of course, this sub rule is there to comply with the rules of natural justice, because obviously
the defendant will try to contest the application. अब देखिए, रूल 9 कहता है कि आप फ्रेश सूट नहीं ला सकते अगर आपका सूट डिसमिस हो चुका है ऑर्डर 8 में, सॉरी ऑर्डर 9 रूल 8 में। ऑर्डर 9 रूल 8 में अगर आपका सूट डिसमिस हो गया, यू कैन नॉट ब्रिंग अ फ्रेश सूट ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। अब तो मतलब सफिशिएंट कॉज दिखाना पड़ेगा अगर आपको उसी कोर्ट से बेनिफिट चाहिए। एक रेमेडी और है कि आप अपील भी कर सकते हैं इफ़ यू सो वांट, because order 43 rule 1 clause C allows appeals from rule 9 order 9, ठीक है, for an order to set aside the dismissal of the suit that has been granted under rule 9, उसके लिए आप उसके खिलाफ आप अपील कर सकते हैं। लेकिन अभी उस सिचुएशन को जानने दीजिए। अभी मानिए कि आप डिफेंडेंट हैं, सॉरी आप प्लेंटिफ हैं, और आपके पास कोई और रास्ता नहीं है सफिशिएंट कॉज दिखाने के अलावा, तो आप क्या करेंगे? ऐसे में तो आप फ्रेश सूट ला नहीं सकते, तो ऐसे में आपके पास क्या ऑप्शन बच जाता है कि आप सफिशिएंट कॉज दिखाएं। सफिशिएंट कॉज क्या क्या हो सकता है? बोनाफाइड मिस्टेक एज टू डेट ऑफ हियरिंग, लेट अराइवल ऑफ द ट्रेन, सीवियर सिकनेस ऑफ द काउंसिल, फ्रॉड ऑफ द अपोजिट पार्टी, मिस्टेक ऑफ प्लीडर इन नोटिंग द रॉन्ग डेट इन द डायरी। प्लीडर्स भी एक डायरी मेंटेन रखते हैं जिसमें वो डेट लिखते हैं, गलती से लिख दी रॉन्ग डेट, ऑनेस्ट मिस्टेक है। नेग्लिजेंस ऑफ द नेक्स्ट फ्रेंड और गार्डियन इन केस ऑफ अ माइनर प्लेंटिफ, डेथ ऑफ अ रिलेटिव, imprisonment of the party, strike of advocate, lockdowns, large scale riot, curfew, etc. अब ये जो मैंने आपको जितनी भी चीज़ें बताई ये इलस्ट्रेशंस हैं, ठीक है, नन ऑफ देम डिफाइन सफिशिएंट कॉज। एक चीज़ जिसको आपको ध्यान रखनी है एज अ जज, वो ये है कि सफिशिएंट कॉज को आप लिबरली कंस्ट्रू करते हैं। यू कंस्ट्रू इट एक्स डेबिटो जस्टिशिये, इन द फर्दरेंस ऑफ जस्टिस। आप नैरोली कंस्ट्रू नहीं करते उसे। यू आर नॉट लुकिंग टू डिसमिस द सूट ऑन वन ग्राउंड और अदर, यू आर ट्राइंग टू सेटल अ कॉन्ट्रोवर्सी। तो जब ग्राउंड सेटिस्फाई होंगे ऑर्डर 9 रूल 9 के, तभी यू कैन यू नो डिसमिस अ सूट एंड मेक श्योर दैट द सूट इज बार्ड। लेकिन जब ग्राउंड नहीं सेटिस्फाई हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा डिसमिसल होता है ऑर्डर 9 रूल 8 में, ऑर्डर 9 रूल 9 बार करता है फ्रेश सूट, इस बात को लेकर ध्यान रखिएगा, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। ऑर्डर 9 रूल 9 में डिसमिसल नहीं होता, ऑर्डर 9 रूल 9 बार से फ्रेश सूट। ऑर्डर 9 रूल 9 में सफिशिएंट कॉज का प्रोविजन है जिससे आप सेट असाइड कर सकते हैं, क्या कहते हैं, द ऑर्डर ऑफ डिसमिसल जो जज ने ऑर्डर 9 रूल 8 में दिया है, ठीक है। तो ऑर्डर 9 रूल 9 क्या करता है? बार्स द फ्रेश सूट ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। ऑर्डर 9 रूल 9 सफिशिएंट कॉज का प्रोविजन भी देता है कि अगर आप प्रूव कर देते हैं कि योर नॉन अपीयरेंस वाज ड्यू टू अ सफिशिएंट कॉज, देन द कोर्ट विल सेट असाइड द ऑर्डर ऑफ डिसमिसल। याद रखिएगा डिसमिसल कहाँ होता है? डिसमिसल ऑर्डर 9 रूल 8 में होता है, ठीक है। ऑर्डर 9 रूल 9 में डिसमिसल नहीं होता, इट बार्स द फ्रेश सूट ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। गेटिंग बैक टू सफिशिएंट कॉज, तो मैंने आपको बताया कि सफिशिएंट कॉज जो होते हैं आपको लिबरली कंस्ट्रू करना होता है, ठीक है। यू कंस्ट्रू इट लिबरली। सी, sufficient cause is an expression which has been used in a large number of statutes. The meaning of the word sufficient literally is adequate or enough, or inasmuch as may be necessary to answer the purpose intended. Therefore, according to Supreme Court, in the case of Parimal versus Veena, reported in 2011, Volume 3, Supreme Court Cases, page number 545, Supreme Court said that the word sufficient embraces no more than that which provides a platitude which, when the act done suffices to accomplish the purpose intended in the fact and circumstances existing in a case, and duly examined from a viewpoint of a reasonable standard of a cautious man. In this context, sufficient cause means that the party had not
acted in a negligent manner or where there was a want of bona fide on its part in view of the fact and circumstances of the case, or that the party cannot be alleged to have been not acting diligently or remaining inactive. However, the fact and circumstances of each case must afford sufficient ground to enable the court concerned to exercise discretion, for the reason that whenever the court exercises discretion, it has to be exercised judicially. What is the court saying? Court is simply saying कि sufficient cause कोई ऐसा रिगरस क्राइटेरिया नहीं है जो आपको मतलब टू द हिल्ट प्रूव करना होगा, और वो मतलब इट्स सच अ सिवियर थिंग टू प्रूव कि ऑर्डिनरली प्रूव ही ना हो पाए, ऐसा कुछ नहीं है. आप एंटिसिपेटरी बेल के लिए नहीं अप्लाई कर रहे हैं, आप सफिशिएंट कॉज प्रूव कर रहे हैं. तो कोर्ट ने बोला आप सफिशिएंसी कैसे जज करेंगे? फैक्टर सर्कमस्टेंसेस के केस, फैक्टर सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पे. You have to see fact and circumstances of the case and determine in context of that कि जो cause plaintiff दे रहा है for his absence, क्या वो sufficient है या नहीं. ठीक. जैसे मैंने आपको कुछ illustration दिए, वो sufficient cause हो सकते हैं. ठीक है, और कई cases में हुए भी हैं. That is why I am mentioning them. लेकिन the term sufficient cause also have a flip side. Supreme Court is saying कि सफिशिएंट कॉज का ये भी मतलब है कि पार्टी नेग्लिजेंट नहीं है, या पार्टी के बोनाफाइड्स लैकिंग है, या इन व्यू ऑफ फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस पार्टी डिलीजेंटली एक्ट नहीं कर रही है या एक्टिव नहीं है. ये कोर्ट ने बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने. ठीक है, तो कोर्ट ने बेसिकली अभी ये ट्रायल कोर्ट के जजेस पे छोड़ा हुआ है कि आप फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से अपना डिस्क्रिप्शन एक्सरसाइज करिए कि सफिशिएंट कॉज मेक आउट हुआ या नहीं. मैंने आपको कुछ इलस्ट्रेशन दिए जिस केस में सफिशिएंट कॉज मेक आउट हो जाएगा कि यार किसी से गलती हो गई, ही बोनाफाइडली इंटेंडेड टू रिमेन प्रेजेंट इन द कोर्ट पर नहीं प्रेजेंट रह पाया ड्यू टू वन रीजन और दी अदर. जैसे घर में डेथ हो गई, या वो सिक हो गया बहुत ज़्यादा, प्लेंटिफ हिमसेल्फ फेल सिक, उसका एक्सीडेंट हो गया, या उसका जो काउंसिल आना था काउंसिल का एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि यू नो ही कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय प्लीडर ऑल्सो, एंड द प्लीडर वाज अनेबल टू रिमेन प्रेजेंट क्योंकि प्लीडर का एक्सीडेंट हो गया, या प्लीडर ने अपनी डायरी में गलत डेट रिकॉर्ड कर ली गलती से, और वो बोनाफाइड गलती. जब जज पूछेगा कि अच्छा दिखाइए वो डायरी जिसमें आपने रॉन्ग डेट रिकॉर्ड की थी, लॉयर वो डायरी दिखा देता है कि देखिए जज साहब. ऐसी सिचुएशन में कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट सफिशिएंट कॉज मान लेगा क्योंकि ये बोनाफाइड मिस्टेक है. देखिए मैंने आपको पहले ही बताया टेस्ट क्या होता है. टेस्ट ये होता है कि वेदर द पार्टी कंसर्न, चाहे वो डिफेंडेंट हो या प्लेंटिव हो, पर क्योंकि अभी हम रूल 8 और रूल 9 की बात कर रहे हैं, तो उस कंटेक्स्ट में जब भी सफिशिएंट कॉज हम डिटरमाइन करेंगे, तो सफिशिएंट कॉज के कंटेक्स्ट में हम हमेशा ये सोचेंगे कि वेदर अ प्लेंटिव actually and bona fidely intended to remain present in the court. If the answer is yes, then the court shall further see that whether the circumstances which prevented him from appearing in the court were beyond his control. If the answer to both the question is yes, then the court will see yes, there is a sufficient cause that has been made out, and the court shall grant the application and set aside the order of dismissal. So you understand that the term sufficient cause has to be liberally construed. Why? Why do we liberally construe the term sufficient cause? You have to understand that the purpose of procedural law is to do justice between the parties. ठीक है? The purpose of procedural law is not to close the opportunities for justice on the mere technicalities of the law. We are not playing a game of Ludo that if you make one wrong move, you'll be eliminated. We are actually dealing with substantial matters of justice. And always remember, the procedure is the handmaiden of justice, not its mistress. That is why these terms are liberally construed. ठीक है? Wherever the court finds that justice can be provided, then the court will always open its gates for justice. That is why the court says that in general construe procedural law liberally, and these sorts of terms like sufficient causes, they have to be construed liberally likewise. ठीक है? क्योंकि अगर इनको liberally construe नहीं किया,
तो you will have most of the matters being thrown out of the court because for one reason or the other the plaintiff was unable to remain present. ठीक है, अगर गुड मैटर्स इस तरीके से ही बाहर फेंके जाने लगे टेक्निकलिटीज़, मियर टेक्निकलिटीज़ के बेसिस पे, विदाउट टेकिंग प्रैक्टिकलिटीज़ इनटू अकाउंट, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? द पीपल विल लूज फेथ इन जुडिशरी. ठीक है, द पीपल देन इन जनरल विल लूज फेथ इन लॉ एंड ऑर्डर. ऐसे क्या होगा? एनार्की और केओस बढ़ेगा. ठीक है, सो दे आर सम वेरी ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्लोजर ऑफ जस्टिस इन सोसाइटी. तभी जो कोर्ट्स हैं ना, वो प्रोसीजरल लॉ को लिबरली कंस्ट्रू करते हैं हमेशा, कि जहाँ कहीं भी उनको अपॉर्चुनिटी मिल पाए जस्टिस देने की, तो वो हमेशा इंश्योर करते हैं कि पार्टीज़ को जस्टिस मिले. एंड दैट इज़ ऑल्सो द प्राइमरी पर्पस ऑफ द कोर्ट्स. कोर्ट एग्जिस्ट फॉर द पर्पस ऑफ डूइंग जस्टिस. ठीक है, तो आपको ये बात समझनी है कि सफिशिएंट कॉज हैज़ टू बी लिबरली कंस्ट्रूड. ये आपको लिखना भी पड़ेगा. अगर कभी भी पूछा जाए कि हाउ द सफिशिएंट कॉज इज कंस्ट्रूड, then you have to mention that it has to be liberally construed ex debito justitiae in the furtherance of justice. और अगर नहीं भी पूछा जाए, जब भी आप सफिशिएंट कॉज पर लिख रहे हैं, आपको ये लाइन मेंशन करनी बहुत ज़रूरी है. अब अभी तो मैंने आपको कुछ टर्म्स बताए कि बोनाफाइड मिस्टेक एज टू डेट ऑफ हियरिंग, लेट अराइवल ऑफ द ट्रेन, सिकनेस ऑफ द काउंसिल और सिकनेस ऑफ द प्लेंटिफ, योर लॉकडाउन, कर्फ्यूज, नोटिंग अ रॉन्ग डेट इन डायरी, एसेट्रा एसेट्रा. ये सारे क्या थे? सफिशिएंट कॉजेज़ के एक्सप्रेशन में कवर हो जाते हैं. अब मैं कुछ चीज़ें ऐसे बताता हूँ जो सफिशिएंट कॉजेज़ के एक्सप्रेशन में कवर नहीं होते हैं. पहला, डायलेटरी टैक्टिक्स. अगर प्लेंटिफ डेलिबरेटली नहीं आ रहा है तो वो सफिशिएंट कॉजेज़ के एम्बिट में नहीं आएगा, क्योंकि आपने एक चीज़ देखी कि कोर्ट ये भी देखता है कि कहीं प्लेंटिफ बोनाफाइड्स में तो लैक नहीं कर रहा, या पार्टी कंसर्न वो इज़ ट्राइंग टू प्रूव सफिशिएंट कॉज बोनाफाइड में तो लैक नहीं कर रही, या नेग्लिजेंट तो नहीं है, या इनएक्टिव तो नहीं है. अगर बोनाफाइड में लैक कर रहे हो, कोर्ट विल नॉट कम टू योर एड. लिबरल कंस्ट्रक्शन का ये भी मतलब नहीं है कि पार्टी कुछ भी करे और आप सिर्फ तमाशा देखेंगे बैठ के. नो, दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स. वेर एवर यू फाइंड दैट द डायलेटरी टैक्टिक्स आर बीइंग रिजॉर्टेड टू, sufficient cause will not be made out and you will dismiss the application in that scenario. Second is a bald statement of noting wrong date in the diary. Bald statement का मतलब होता है कि सिर्फ statement है ही, statement कहने के लिए आपने बोल दिया, उसका कोई actual backing नहीं है. जैसे कि अगर कभी भी काउंसिल बोलता है कि मैंने डायरी में गलती से गलत डेट नोट कर ली थी हियरिंग की, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट हमेशा बोलेगा डायरी दिखाइए, जिसे मैं कंफर्म तो कर पाऊँ कि आपने गलत डेट नोट की भी थी कि आप ऐसे ही बोल रहे हैं. तो अगर डायरी में गलत डेट नोट थी सच में, सफिशिएंट कॉज मेक आउट हो जाएगा. लेकिन प्लीडर कहे कि डायरी नहीं है मेरे पास, या मैं डायरी नहीं दिखा सकता, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट क्या कहेगा कि आपका तो सिर्फ स्टेटमेंट है, देयर इज़ नथिंग बैकिंग इट अप. ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? कोर्ट इसको सफिशिएंट कॉज नहीं मानेगा, बिकॉज इट्स अ मियर स्टेटमेंट ऑफ नोटिंग रॉन्ग डेट इन द डायरी दैट हैज़ नॉट बीन प्रूव्ड टू द कोर्ट. थर्ड इज नेग्लिजेंस ऑफ द पार्टी. सफिशिएंट कॉज विल नॉट बी मेड आउट इन दैट सिनेरियो. नेक्स्ट इज कि अगर काउंसिल ये बोले या प्लेंटिफ ये बोले कि मेरा काउंसिल एक दूसरे मैटर में कोर्ट में बिजी था, इसलिए वो अभी आपके सामने नहीं आ पाएंगे, या ये एक्सक्यूज़ बनाए कि उस डेट को द काउंसिल वॉज वेरी बिजी एंड ही वॉजंट able to present himself before that particular court because he had some other matter to attend to. क्या कोर्ट ऐसे एक्सप्रेशन को सफिशिएंट कॉज मानेगा? बिल्कुल भी नहीं. कोर्ट विल से that for the mere fact that you were busy in some other court, for that reason a sufficient cause is not made out. ठीक है, mere fact that the counsel is busy in some other court will not construe as sufficient cause. आप उस हेयरिंग पे क्यों नहीं प्रेजेंट हुए हैं, प्लेंटिफ का काउंसिल उस हेयरिंग पे क्यों नहीं आया, या प्लेंटिफ खुद क्यों नहीं आया? प्लेंटिफ के पास तो कई ऑप्शन थे. प्लेंटिफ चाहता तो दूसरा काउंसिल अपॉइंट कर सकता था, प्लेंटिफ चाहता तो खुद आ सकता था. ठीक है, ये बहाना कोर्ट के साथ नहीं चलेगा that the council was busy in some other court. फिर
ये बोलना कि मुझे लगा आज के दिन मेरा केस बुलाया नहीं जाएगा, कोर्ट बोलेगा ये आपने कैसे सोच लिया, आप फ्यूचर देख सकते हैं, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आप ऑरेकल हैं। ऐसे सिचुएशन में कोर्ट बोलेगा कि दिस इज़ ऑल्सो नॉट अ सफिशेंट कॉज। तो ये कुछ सिचुएशन थी, मतलब इलस्ट्रेटिव सिचुएशंस थी जहाँ पे सफिशिएंट कॉज विल नॉट बी मेड आउट। देखिए सफिशिएंट कॉज प्राइमरली डिटरमाइन किया जाता है फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस के बेसिस पे, ठीक है। इसका कोई कट एंड राइट आंसर नहीं होता, लेकिन ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इलस्ट्रेशन के पर्पज से, ये बस आपको समझाने के लिए। आपको बस खुद ही समझ में आ रहा होगा कि कहाँ पे सफिशिएंट कॉज है और कहाँ पे सफिशिएंट कॉज नहीं है। अब आप खुद ही सोचिए एज अ जनरल पर्सन, अगर कोई किसी पर्सन को आपने बुलाया कि पर्टिकुलर डेट पे आप अपीयर होइए क्योंकि इस डेट को एक वर्क है, वर्क पर्पज से बुलाए, और वो आदमी आए ना, और फिर बहाने बनाने लगे कि मैं इस वजह से नहीं आ पाया, वो उस वजह से नहीं आ पाया, और आपको पता है कि वो बहाने बना रहा है, ये बात सच नहीं है, तो क्या आप मानेंगे उसका बहाना? नहीं ना। वैसी सिचुएशन कोर्ट के कंटेक्स्ट में कि सफिशिएंट कॉज कोर्ट तभी कंस्ट्रू करता है व्हेन इट इज सेटिस्फाइड कि ये सफिशिएंट कॉज सच में था एंड द पार्टी कंसर्न बोनाफाइडली एंड ऑनेस्टली इंटेंडेड टू प्रेजेंट इटसेल्फ इन द कोर्ट। जब बोनाफाइड इंटेंशन ही गायब है तो सफिशिएंट कॉज कैसे मेक आउट होगा, चाहे जितना लिबरली कंस्ट्रू कर लीजिए। जब बोनाफाइड इंटेंशन ही गायब है तो सफिशिएंट कॉज मेक आउट हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये भी थोड़ा हो गया सफिशिएंट कॉज पे, थोड़ा सा आपको बताना था। अभी थोड़ा और डिस्कशन होगा क्योंकि सफिशिएंट कॉज अभी एक्स पार्टे डिग्री के कंटेक्स्ट में आने वाला है। तो अभी तक आप ये समझ गए होंगे कि अगर ऑर्डर ऑफ डिसमिसल सेट असाइड करवाना है तो ऐसी सिचुएशन में आपको सफिशिएंट कॉज दिखाना पड़ेगा। एग्जाम के पर्पज़ के लिए आपको क्या याद रखना है, जितनी चीज़ें बताएं ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। साथ में रूल 8 और रूल 9 को याद रखिएगा। रूल 9 अक्सर पूछा जाता है प्रिलिमिनरीज में और मेंस में, हमेशा अवेयर रहिएगा। जो फर्स्ट 20 ऑर्डर है ना सीपीसी के, वो बहुत पॉपुलर ऑर्डर्स हैं, बहुत पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। वैसे तो बाकी भी हैं, जैसे आपका ऑर्डर 22, 23, आपका ऑर्डर 37 टू ऑर्डर 40, ऑर्डर 41, 47, आपका ऑर्डर 43, ये भी पूछा जाता है। लेकिन फर्स्ट 20 तो हमेशा ही पूछे जाते हैं, ठीक है। वो भी पूछे जाते हैं, ये भी पूछा जाता है। तो बेसिकली आपको सीपीसी मास्टर करनी है, याद रखिएगा। एंड वंस यू मास्टर सीपीसी, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं जो आप मास्टर नहीं कर सकते फिर। नाउ वी कम टू रूल 10। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। रूल 10 की बेयर रीडिंग से ही आपका काम चल जाएगा। इट सेज वेयर देयर आर मोर प्लेंटिव्स देन वन and one of them appears and the others do not appear, the court may, at the instant of the plaintiff or plaintiffs appearing, permit the suit to proceed in the same way as if all the plaintiffs had appeared, or make such order as it thinks fit. Similarly, Rule 11 reads that where there are more defendants than one and one of them appear and others do not appear, the suit shall proceed, and the court shall, at the time of pronouncing judgment, make such order as it thinks fit in respect of the defendant who do not appear. Rule 12 reads consequence of non attendance without sufficient cause shown of party order to appear in person. ये तब की सिचुएशन के जब कोर्ट बोले कि इस पार्टी को इन पर्सन प्रेजेंट रहना है, नॉट थ्रू अ प्लीडर। Where a plaintiff or defendant who has been ordered to appear in person does not appear in person or show sufficient cause to the satisfaction of the court for failing to appear, he shall be subject to all the provisions of the foregoing rules applicable to plaintiffs and defendant respectively who do not appear. तो ये जितना भी ऑर्डर है वो उस पर वैसे ही अप्लाई होगा जैसा कि वो अपीयर नहीं होगा। जब कोर्ट ने पार्टी को इन पर्सन बुलाया है तो पार्टी को इन पर्सन प्रेजेंट होना है, ठीक है। तब अपेयरेंस टू प्लीडर नहीं चलेगा, तब प्लीडर भी प्रेजेंट हो और ये प्लेंटिव या डिफेंडेंट जिनको भी बुलाया वो प्रेजेंट हो। अब आ जाते हैं रूल 13 पे। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में क्वेश्चन हमेशा आता है इसका। नाउ व्हाट डज रूल 13 सेज? इट सेज सेटिंग असाइड डिक्री एक्स पार्टे अगेंस्ट डिफेंडेंट्स, it says in any case in which a decree is passed ex parte against a defendant, he may apply to the court by which the decree was passed for an order to set it aside, and if he satisfies the court that the summons was not duly served, mark it, ye pehla ground hai, summon was not duly served. Second is, or that he was prevented by a sufficient cause from appearing when the suit was called on for hearing, mark the word sufficient cause.
The court shall make an order setting aside the decree against him upon such term as to cost payment into court or otherwise as it thinks fit, and shall appoint a day for proceeding with the suit, provided by the decrees of such nature that it cannot be set aside against the defendants only, it may be set aside against all or any of the other defendants also. Provided further that no court shall set aside the decree passed ex parte merely on the ground that there has been irregularity in service of summons. Mark the word irregularity. If the court is satisfied that the defendant had notice of the date and sufficient time to appear and answer the plaintiff's claim. Explanation. Where there has been an appeal against a decree passed ex parte under this rule, and the appeal has been disposed of on any ground other than the ground that the defendant has withdrawn the appeal, no application shall lie under this rule for setting aside the ex parte decree. Now we should quickly read Rule 14 as well, just for the sake of clarity. It says, no decree shall be set aside on any such application unless the notice thereof has been served on the opposite party. मतलब ये है कि डिक्री आप तब तक नहीं सेट असाइड करेंगे जब तक आपने ऑपोजिट पार्टी को नोटिस नहीं दे दी गई है. और ऑपोजिट पार्टी को नोटिस क्यों देंगे? ऑपोजिट पार्टी कौन है इस सिचुएशन में? द डिक्री होल्डर, द प्लेंटिफ. और उसको नोटिस जाने का पर्पस ये है जिससे ही शुड कंटेस्ट दैट एप्लीकेशन. वो कंटेस्ट करेगा ना, वो बिल्कुल कहेगा मेरे फेवर में डिक्री है, डिफेंडेंट के पास कोई ग्राउंड नहीं है, वो जितने भी ग्राउंड सफिशिएंट कॉज के उठा रहा है या ये बोल रहा है कि समन वाज नॉट ड्यूली सर्व्ड, ये सारे बोगस ग्राउंड है, झूठ बोल रहा है, वो कंटेस्ट करेगा ना. So that is why the object of giving notice is to give an opportunity to the decree holder, that is the plaintiff, in this case, to actually contest the application that the defendant has filed under Rule 13 of Order 9. अब आपने इससे पहले एक सिचुएशन देखी थी Rule 6 के क्लॉज ए में, ठीक है, रेड विद Rule 7 of Order 9. उसमें आपने ये देखा था कि where the defendant does not appear, the court may make an order to proceed ex parte. ठीक है, ये जो रूल 13 है ये उस सिचुएशन के लिए है जहां पे कोर्ट एक्स पार्टे प्रोसीड होने के बाद डिक्री पास कर दिया है. ठीक है, द कोर्ट हैज पास्ड एन एक्स पार्टे डिक्री. एक्स पार्टे डिक्री का मतलब क्या कि डिफेंडेंट अपेयर नहीं हुए, ठीक है, समन्स गया था उनके पास फॉर फाइनल हियरिंग, फाइनल हियरिंग के लिए समन गया था, डिफेंडेंट नहीं आए, कोर्ट ने प्लेंटिफ का एविडेंस लिया, रिकॉर्ड किया, सारे जो इश्यूज थे डिटरमाइन किए ऑन दैट एविडेंस ऑन एक्स पार्टे बेसिस और डिग्री पास कर दी प्लेंटिफ के फेवर में. एक्स पार्टे डिग्री थी बिकॉज इट वाज फाइल्ड इन द एब्सेंस ऑफ डिफेंस और डिफेंडेंट ने कोई भी क्या कहते हैं प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट मान लीजिए नहीं किया, या कुछ प्रोसीडिंग्स में किया और बाकी प्रोसीडिंग्स में फॉर मेजॉरिटी नहीं किया, एक्स पार्टे डिग्री पास हो गई on the basis of plaintiff evidence. तो ऐसी सिचुएशन में जो रूल 13 है वो दो ग्राउंड्स देता है डिफेंडेंट को. वो कहता है या तो आप ये प्रूव कर दीजिए कि आपके पास समन्स ड्यूली सर्व नहीं हुए थे, या तो आप कोर्ट को सफिशिएंट कॉज दिखा दीजिए. अगर आप इन दोनों में से किसी भी एक ग्राउंड पे सक्सीड कर जाते हैं देन द कोर्ट will set aside the decree which it has passed ex parte. ठीक, so far आपको समझ में आ रहा होगा. अब मैं पहले आपको बताता हूं कि जब भी डिफेंडेंट के खिलाफ एक्स पार्टे डिक्री पास होती है तो प्रोसीजरल लॉ जैसे सीपीसी में है, इसमें रेमेडीज उसके पास क्या अवेलेबल है. देखिए, पहली रेमेडी जो उसके पास अवेलेबल है वो तो आपने पढ़ ही ली, रूल 13 ऑफ ऑर्डर 9, है ना. दूसरी रेमेडी उसके पास क्या अवेलेबल है? टू फाइल एन अपील. अपील कहाँ पे? अंडर सेक्शन 96 सबसेक्शन 2 ऑफ सीपीसी. थर्ड इज टू फाइल अ रिव्यू अंडर ऑर्डर 47 रूल 1. एंड फोर्थ इज टू फाइल अ सूट ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्रॉड because fraud unfurls all the transaction, even the decrees of the court. और अगर जहाँ पे भी अपील नहीं लाए करती है ऐसी एक्स पार्टे डिक्री से तो वहाँ पे रिवीजन भी इंस्टीट्यूट कर सकते थे. ये रेमेडीज अवेलेबल है और ये साइमल्टेनियस रेमेडीज हैं. ऐसा मत समझ लीजिएगा कि वन रेमेडी इज इन डेरोगेशन ऑफ द अदर, उस पर मैं आऊँगा. ये साइमल्टेनियस रेमेडीज हैं. जब भी कोई भी स्टैट्यूट, देखिए नॉन स्टैट्यूट का कैनन ऑफ कंस्ट्रक्शन समझिए कि जब भी कोई स्टैट्यूट आपको
एक से ज़्यादा रेमेडी एक ही सर्कमस्टेंसेस पे प्रोवाइड करती है, तो जनरल कंस्ट्रक्शन होता है कि यू कैन प्रोसीड विद ऑल ऑफ दोज रेमेडीज साइमल्टेनियसली. One is not to be taken in derogation of the other unless and until the legislature itself has prescribed it in the provision of the statute that one remedy is in derogation of the other, that if you resort to this remedy, the other remedy shall be barred. ठीक है. तो जनरल कंस्ट्रक्शन क्या है कि जब तक लेजिस्लेचर ने खुद नहीं बोला है कि वन रेमेडी इज इन डेरोगेशन ऑफ द अदर, तब तक कोर्ट नहीं कंस्ट्रू करता है कि वन रेमेडी इज इन डेरोगेशन ऑफ द अदर. अगर एक से ज़्यादा रेमेडीज़ को लेजिस्लेचर ने प्रोवाइड किए तो कोर्ट कहता है कि हाँ, एक से ज़्यादा रेमेडीज़ आपके पास अवेलेबल हैं एक ही पॉइंट पे. ठीक है. तो पहली बात तो ये आपने जान लिया. अब एक चीज़ समझिए. अभी आपने रूल 6 देखा था जहाँ पे कोर्ट ऑर्डर दे देता है कि जो प्रोसीडिंग्स हैं वो एक्स पार्टे चलेंगी. ठीक है. अब एक्स पार्टे प्रोसीडिंग में हियरिंग चल रही है. थोड़ा और एक्स पार्टे प्रोसीडिंग में आगे चल के कोर्ट क्या कहेगा, एविडेंस प्लेंटिफ का लेगा. मान लीजिए हर एक्स पार्टे प्रोसीडिंग में डिफेंडेंट नहीं आ रहा है. इवेंचुअली डिक्री तो पास होगी एक्स पार्टे प्रोसीडिंग पे. डिक्री पास होगी तो क्या होगा, एक्स पार्टे डिक्री है. और एक्स पार्टे डिक्री का इफेक्ट क्या होता है, एक्स पार्टे डिक्री जो होती है उसका वैसा ही इफेक्ट होता है जैसा कि एक बाय पार्टे डिक्री का होता है. मतलब जैसा कि एक नॉर्मल डिक्री का होता है. इट हैज़ ऑल द फोर्स ऑफ अ वैलिड डिक्री. और उसको ये नहीं कहा जा सकता कि वो नल और वॉइड या इनऑपरेटिव है मेरली बिकॉज दूसरी पार्टी को सुना नहीं गया, दूसरी पार्टी आई नहीं थी. ये सब नहीं मैटर करता. वो वैसे ही इन्फोर्स होगी, वैसे ही एग्जीक्यूट होगी जैसे कि वो नॉर्मल डिक्री हो. एक्स पार्टी डिक्री इज अ डिक्री इन द आई ऑफ लॉ एंड इट विल बी वैलिडली एग्जीक्यूटेड. ठीक है. तो सर्कमस्टेंसेस बड़े सिवियर हैं इसके. एक और चीज़ है एक्स पार्टी डिक्री पे. एक्स पार्टी डिक्री के जितने भी मैटर होते हैं उस पर जितने भी इश्यूज जजमेंट में डिसाइड हुए हैं, जजमेंट के बेसिस पे डिक्री आती है. तो इश्यूज जितने भी जजमेंट में डिसाइड हुए हैं उन पर रेस जुडिकाटा भी लगता है. ठीक है. तो डिफेंडेंट के लिए जो कॉन्सिक्वेंस हैं एक्स पार्टे डिक्री के वो बड़े सिवियर हैं. एक तो उसके खिलाफ डिक्री एग्जीक्यूट होगी और ऊपर से जो भी इश्यूज डिसाइड हुए हैं उस पर लग जाएगा रेस जुडिकाटा. तो ये जो रेमेडीज उसके पास अवेलेबल हैं उसको ये लेनी ही पड़ेंगी. ठीक है. अदरवाइज ही हैज़ टू सफ़र द डिक्री अगेंस्ट हिम. अब समन्स की एक बड़ी ख़ास बात आपने पहले ध्यान में रखी थी और मैंने आपको बताया भी था जब मैंने समन्स डिस्कस किया था कि समन्स दो तरीके के होते हैं, है ना. ऑर्डर 5 का रूल 5 देखिए. समन्स या तो सेटलमेंट ऑफ इश्यूज़ के लिए होंगे या फाइनल डिस्पोजल के लिए होंगे. मान लीजिए कोर्ट ने फाइनल हियरिंग के लिए समन्स दिया. सेटलमेंट ऑफ इश्यूज़ के लिए अगर देता तो कोर्ट उस दिन अगर डिफेंडेंट ना अपीयर होते तो कोर्ट कहता कि ठीक है वी विल प्रोसीड एक्स पार्टे. पर डिक्री तब भी ना पास होती, क्योंकि डिक्री तो तब पास होगी ना व्हेन द समन हैज़ बीन सर्व्ड फॉर द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द केस, या कोर्ट एकदम फैग एंड ऑफ द ट्रायल पे आ चुका है तभी वो डिक्री पास करेगा. शुरुआत में थोड़ी ना वो सीधे ऐसे ही पेनलाइज करके डिक्री पास कर देता है. नो. Now understand one thing. When we compare the Rule 6 with Rule 13, and also keep in mind the procedure of the court and the summons under Order 5 Rule 5, we will find that Rule 6 will contemplate two cases. पहला, Rule 6 of Order 9 की बात कर रहा हूँ. पहला, the day on which the defendant fails to appear is the day where the defendant has no intimation that the suit will be taken up for final hearing. For example, the hearing is only the first hearing of the suit or for settlement of the issues only. And the second situation that it contemplates is where the stage of the first hearing is passed and the hearing which is fixed for the disposal of the suit and the defendant is not present on such a day. तो ये दो सिचुएशन अराइज हो सकती हैं. जो पहली सिचुएशन है मतलब जिस दिन डिफेंडेंट फेल्स टू अपीयर, डिफेंडेंट को ये नहीं पता है कि वो फाइनल हियरिंग के लिए समन है या उसको समन मिला ही नहीं है फाइनल हियरिंग वाला, या प्रॉपर टाइम के अंदर नहीं मिला है, या उसको ये इन्फॉर्मेशन है कि जो समन्स हैं वो सेटलमेंट ऑफ इश्यूज़ के लिए हैं, फाइनल हियरिंग के लिए नहीं है. तो ये जो पहली सिचुएशन है इसमें जो है यहाँ पे तो मैटर
विल प्रोसीड एक्स पार्टे, लेकिन डिक्री नहीं पास होगी यहाँ पे डिक्री नहीं पास होगी। यहाँ पे मैटर एडजर्न हो सकता है, कोर्ट में प्रोसीड एक्स पार्टे, न्यूमरस थिंग्स कैन हैपन, बट द डिक्री वोंट बी पास्ड। जो सेकंड टाइप ऑफ केस है, जो सेकंड सिचुएशन है, वेयर द स्टेज ऑफ फर्स्ट हियरिंग इज पास्ड एंड देन हियरिंग इज फिक्स्ड फॉर द डिस्पोजल ऑफ द सूट, और उस दिन डिफेंडेंट प्रेजेंट नहीं होता, तो ऐसी सिचुएशन में ये हो सकता है कि एविडेंस ऑफ द प्लेंटिफ माइट बी टेकन एंड देन एंड देयर अ जजमेंट माइट बी प्रोनाउंस्ड बाय द कोर्ट। इन दैट केस क्या होगा? ऑर्डर 9 रूल 13 वुड कम इनटू इफेक्ट। मतलब अगर समन्स था फाइनल डिस्पोजल ऑफ द सूट के लिए, डिफेंडेंट उस दिन नहीं आए, प्रॉपरली समन्स उनके पास था और डिफेंडेंट उस दिन नहीं आए, तो क्या होगा? कोर्ट देन इन देयर क्या करेगा? प्लेंटिफ का एविडेंस लेगा, इट विल अप्रिशिएट इट, विल प्रोनाउंस अ जजमेंट देन इन देयर, जजमेंट के बाद डिक्री विल फॉलो। तब डिफेंडेंट के लिए कौन सी सिचुएशन ऑपरेटिव हो जाएगी? ऑर्डर 9 रूल 13 की, दैट विल कम इनटू इफेक्ट। तो डिफेंडेंट ऑर्डर 9 रूल 13 में अप्लाई कर सकता है। ठीक है, ये जितने भी मैंने एवेन्यूज बताए, आपको मेन समझाना है कि ऑर्डर 9 रूल 13 में क्या होता है, तो हम अभी उसी पे कन्फाइंड रहेंगे। अब डिफेंडेंट कैन बिसाइड्स फाइलिंग एन अपील और एन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू हैव अ रिकॉर्स टू एन एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 9 रूल 13 टू सेट असाइड द एक्स पार्टे डिक्री दैट हैज बीन पास्ड अगेंस्ट हिम। अब जहाँ तक ऑर्डर 9 रूल 13 की बात है, यहाँ पे डिफेंडेंट साहब को दो ही ग्राउंड दिए गए हैं, या तो सफिशिएंट कॉज दिखाइए, या तो ये प्रूव करिए कि समन्स वर नॉट ड्यूली सर्व टू यू। ठीक है, तो समन्स नॉट ड्यूली सर्व, तो उसमें तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है, ये समन डिलीवर नहीं हुआ तो क्या कहते हैं, वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, जो डिक्री सेटिस्फाइड हो जाएगी। उसमें बस इरेगुलरिटी नहीं होनी चाहिए। इलीगैलिटी इन डिलीवरिंग द समन इज वन थिंग एंड इरेगुलरिटी इन डिलीवरिंग द समन्स इज वन थिंग। मान लीजिए समन्स नॉर्मल कोर्स के थ्रू नहीं पहुंचा, जैसे समन्स यूजुअली उस टाइम पे देना चाहिए जिस टाइम डिफेंडेंट प्रेजेंट हो। मान लीजिए यूजुअली डे आवर्स में प्रेजेंट होता है, लेकिन कोर्ट ऑफिसर रात को दे आया, तो इरेगुलरिटी है, इलीगैलिटी नहीं है। ऐसी हज़ारों सिचुएशन राइज हो सकती हैं इरेगुलरिटी की सिचुएशन में। इरेगुलरिटी का मतलब ये होता है कि नॉर्मल रेगुलर कोर्स से हट के कोई चीज़ हुई है, समझ रहे हो? नॉर्मल रेगुलर कोर्स से हट के जब कोई चीज़ होती है उसे हम कहते हैं इरेगुलर है, रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है, पर वो इलीगल नहीं होता। डो नॉट कंस्ट्रू इरेगुलरिटी एज इलीगैलिटी। तो अगर ये पाया गया द डिलीवरी ऑफ समन वाज इरेगुलर and the defendant had the notice of the date of hearing and has sufficient time to appear and answer the plaintiff's claim, then again he won't be able to set aside the decree unless and until he shows a sufficient cause। कि ये जो प्रोवाइजो है जो रूल 13 में दिया गया है, सेकेंड प्रोवाइजो, ये आपका जो समन्स वाला ग्राउंड है उसको क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, इट इज़ क्वालिफाइंग समन्स वाले ग्राउंड को, कि अगर इरेगुलरिटी हुई है और इलीगैलिटी नहीं हुई है, देन इन दैट सिचुएशन समन्स को ड्यूली सर्व माना जाता है, प्रोवाइडेड कि डिफेंडेंट के पास नोटिस थी डेट ऑफ हियरिंग की एंड ही हैज सफिशिएंट टाइम टू प्रिपेयर एंड आंसर द प्लेंटिफ क्लेम। सो अंडरस्टैंड, mere irregularity is no ground to set aside an ex parte decree. Mere irregularity in delivery of summons is no ground to set aside an ex parte decree, provided the defendant had the notice of the date of hearing and had sufficient time to prepare and answer the plaintiff's claim. ठीक है, in accordance with the proviso. Now let me just tell you some case laws on Order 9 Rule 13 first. The first case that we will deal with is GP Srivastava versus Sri R.K. Raizaida, decided on 3rd March 2000. In this case, the Supreme Court said that under Order 9 Rule 13 CPC, an ex parte decree passed against a defendant can be set aside upon the satisfaction of the court that either the summons were not duly served upon the defendant or he was prevented by any sufficient cause from appearing when the suit was called on for hearing. Unless the sufficient cause is shown for non-appearance of the defendant in the case on the date of the hearing, the court has no power to set aside an ex parte decree. The word
was prevented by a sufficient cause from appearing must be liberally construed to enable the court to do complete justice between the parties, particularly when no negligence or inaction is imputable to erring party. Sufficient cause for the purpose of Order 9, Rule 13 has to be construed as an elastic expression for which no hard and fast guidelines can be prescribed. The courts have wide discretion in deciding the sufficient cause, keeping in view the peculiar fact and circumstances of each case. The sufficient cause for non appearance refers to the date on which the absence was made a ground for proceeding ex parte and cannot be stretched to rely upon other circumstances anterior in time. If sufficient cause is made out for non appearance of the defendant on the date fixed for hearing when ex parte proceedings initiated against him, he cannot be penalized for his previous negligence, which had been overlooked and thereby condoned earlier. In a case where defendant approaches the court immediately and within the statutory time specified, the discretion is normally exercised in favor, provided the absence was not malified or intentional. For the absence of a party in a case, the other side can be compensated by adequate cost and lists be decided on merits. List मतलब litigation. ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट का पैरा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ये एग्जाम में आपको आंसर में लिखना होगा. ठीक है, एज इट इज़ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये है कि ये जो जितनी भी बातें सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में करी हैं, ये केस मेंशन करना होगा और इस पैरा का जो एसेंस है, समरी है, वो आपको मेंशन करना होगा. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वरना आपका आंसर कंप्लीट नहीं होगा व्हेन एवर यू आर डिस्क्राइबिंग सफिशिएंट कॉज इन कंटेक्स्ट ऑफ ऑर्डर 9 रूल 13. अब कोर्ट आपको ये बताता है कि इलास्टिक एक्सप्रेशन है, लिबरली कंस्ट्रू होना चाहिए, और जितनी भी चीज़ें ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ सफिशिएंट कॉज के कंटेक्स्ट में. जो एक नई चीज़ जो कोर्ट ने डिस्कस की, जरा उस पर मैं थोड़ा एलैबोरेट करता हूँ. कोर्ट ने ये बोला कि अगर आपने पार्टी का प्रीवियस नॉन अपीयरेंस कंडोन किया था, तो आप उसको प्रीवियस नेग्लिजेंस को लेके पेनलाइज नहीं कर सकते विच यू हैव कंडोन्ड. ठीक है, अब मान लीजिए एक डिफेंडेंट है, वो कई हियरिंग से नहीं आ रहा. ठीक है, तो एक दो हियरिंग पे जो कोर्ट था उसने क्या किया, एडजर्न कर दिया. पेनलाइज नहीं किया, ये नहीं बोला एक्स पार्टे प्रोसीड करें, एडजर्न कर दिया. तीसरी हियरिंग पे उसे पता चला कोर्ट को कि डिफेंडेंट आज भी नहीं है, फिर एडजर्न कर दिया. चौथी हियरिंग पे उसने इशू सेटल किया. उस टाइम पे डिफेंडेंट नहीं आया था. कोर्ट ने बोला वी विल प्रोसीड एक्स पार्टे. उसके बाद डिफेंडेंट को नेक्स्ट समन गया फॉर फाइनल डिस्पोजल ऑफ द सूट. उस दिन भी डिफेंडेंट नहीं आया, तो कोर्ट क्या करता है, एक्स पार्टे डिग्री पास कर देता है. अब ऐसी सिचुएशन में जो पहले कोर्ट ने मैटर्स एडजर्न कर दिए थे जिस दिन डिफेंडेंट नहीं आया था, उसमें तो कोर्ट ने नहीं बोला कि हम एक्स पार्टे प्रोसीड करेंगे, नहीं किया. बाकी की प्रोसीडिंग में किया. तो अगर मान लीजिए डिफेंडेंट डिक्री सेट असाइड करवाना चाह रहा है और वो ये बताता है कि जिस दिन आपने समन भेजा था और जो ऑर्डर दिया था मुझे अपीयर होने का ऑन दैट पर्टिकुलर डेट दैट वाज मेंशन्ड इन द समन, उस टाइम ये कॉजेज़ हो गए थे विच आर सफिशिएंट कॉजेज़, और प्लीज़ डिक्री सेट असाइड की जाए. ठीक है, कुछ भी मान लीजिए, रॉन्ग डेट इन द डायरी, एक्सीडेंट हो गया, ये कोमा में चले गए थे, और दैट एक पार्टी की डेथ हो गई थी, सॉरी एक रिलेटिव की डेथ हो गई थी एक्सेट्रा, या डिफेंडेंट बोले कि मुझे जेल में रख दिया गया था, मैं अरेस्ट हो गया था, कुछ भी. ठीक है, इमेजिन एनी सफिशिएंट कॉज. तो अगर जज साहब तब ये कहें कि देखिए आप तो पहली 3 हियरिंग से नहीं आ रहे थे, उस वक्त तो मैंने एडजर्न किया था, लेकिन जब आप आगे भी नहीं आए तो मैंने एक्स पार्टे प्रोसीड किया. ये तो जो आप इशू बता रहे हैं, ये तो आप उन डेट्स का बता रहे हैं ना जब मैंने एक्स पार्टे प्रोसीड हुआ, उसका क्या जो उससे भी 3 हियरिंग से पहले आप नहीं आ रहे थे जब मैंने मैटर एडजर्न किया था. तो सुप्रीम कोर्ट उसी कंटेक्स्ट में कह रहा है कि आप ये नहीं कर सकते. अगर सफिशिएंट कॉज मेड आउट हो गया उस दिन के लिए जिस दिन आप कोर्ट ने समन भेजा था, तो फिर आपको क्या कहते हैं डिक्री सेट असाइड करनी पड़ेगी. ठीक है, आप
डिफेंडेंट को उसकी प्रीवियस नेग्लिजेंस के लिए पेनलाइज नहीं कर सकते जिसको आपने ओवरलुक किया और कंडोन किया, ठीक है। सो बाय एडजर्निंग द मैटर यू कंडोन द एक्ट ऑफ द डिफेंडेंट, तो आप उसको उसके लिए पेनलाइज नहीं कर सकते। अब एक चीज़ याद रखिए, रूल 13 की जो एप्लीकेशन जो कोर्ट के पास जाती है 30 दिन के अंदर चली जानी चाहिए, ठीक है, टू द कोर्ट। 30 डेज टाइम लिमिट है, सो लिमिटेशन का वो लिख लीजिएगा, 30 दिन का लिमिटेशन पीरियड है इसका। लेट अस हैव अ लुक एट अनदर जजमेंट। ये दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है, नाम है इसका मिस्टर सुदर्शन सरीन वर्सेस नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज, डिसाइडेड ऑन 1 नवंबर 2013। यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने, आफ्टर रेफरिंग टू न्यूमरस अथॉरिटीज इंक्लूडिंग दैट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन द पॉइंट ऑफ रूल 13 ऑफ ऑर्डर 9, said that it is clear that second proviso to order 9 rule 13 is mandatory in nature. A party approaching the court for setting aside an ex parte decree has to disclose sufficient cause by which he was prevented from appearing in the court. Sufficient cause would mean that the party had not acted in a negligent manner, that he has acted bona fidely but could not appear in the court due to fact and circumstances beyond his control, and third, he had been acting diligently in pursuing the legal remedies available to him. Whether a party has succeeded in disclosing sufficient cause depends on fact and circumstances of each case, and no straitjacket formula of universal application can be adopted. Now, in context of this case, बताता हूँ कि क्या हुआ इस केस में. Now, in this case, applicant was aware about the pendency of the suit from August 2000, and he had ample opportunity to participate in the proceedings while the suit remained pending about 6 years. Applicant was aware about the pendency. Even the application for setting aside the ex parte order was barred by time in this case. By how many days? Not days, years. 3.5 years. मैंने आपको कितना बताया था लिमिटेशन पीरियड होता है? 30 days. 3.5 साल से बार्ड थी, ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा डिले था. कोर्ट ने पूछा क्या था सफिशिएंट कॉज आपका, सफिशिएंट कॉज ये बता नहीं पाए. इनफैक्ट कोर्ट फाउंड ऑन रिकॉर्ड जी की जो एप्लीकेंट थे ही डिड नॉट इवन बॉर्डर टू फाइंड आउट कि सूट में हुआ क्या है. तो कोर्ट ने बोला ये जो आपका कंडक्ट है इट क्लियरली शोज लैक ऑफ बोनाफाइड्स एंड ऑल्सो दैट यू आर ग्रोसली नेग्लिजेंट इन परसुइंग द मैटर. तो ऐसी सिचुएशन में आपने यहाँ पे ये भी नहीं एक्सप्लेन किया है कि ऐसा क्या सफिशिएंट कॉज था बाय विच ही वाज प्रिवेंटेड फ्रॉम अपेयरिंग इन द कोर्ट फ्रॉम ईयर 2000 टू 2006 वेयर अल्टीमेटली द डिक्री वाज पास्ड. कुछ नहीं बता पाई है, मतलब उल्टे सीधे एक्सक्यूज दे रहे थे. दिल्ली हाई कोर्ट डिडंट एग्री विद दैट. Delhi High Court said that we are unable to accept that the appellant was prevented by sufficient cause in the suit and the present appeal is devoid of merit. इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने पाया था कि जो एप्लीकेंट था he acted in a negligent manner, there was a lack of bona fides and there was a lack of diligence on his part. ठीक है, मतलब वो हर नेगेटिव का जो चेक बॉक्स होता है ना कोर्ट के सामने, ये सब पे टिक मार के आ गए थे. तो बेसिकली ये जजमेंट भी अच्छा है. आई वुड प्रेफर कि आप इसको भी कोट करें. एक 2019 का भी जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, भीव चंद्र शंकर वर्सेस बालू गंगाराम, ये नाम है उसका. सेम पोजीशन ऑफ लॉ एनंसिएट की गई है उसमें भी सिमिलर. देखिए पोजीशन ऑफ लॉ चेंज नहीं हुई है सफिशिएंट कॉस्ट की, कि सफिशिएंट कॉस्ट क्या होता है क्या नहीं होता, दैट हैज़ रिमेन्ड द सेम. अब जरा मैं उस केस के कंटेक्स्ट में थोड़ी बात कर लेता हूँ. भीव चंद्रशंकर मोर वर्सेस बालू गंगाराम मोर, डिसाइडेड ऑन 7 मई 2019, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है. अब आपने एक एप्लीकेशन पढ़ी इसमें, सॉरी एप्लीकेशन कह रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन पढ़ी आपने. एक्सप्लेनेशन लिखी है कि वेयर देयर हैज़ बीन अपील अगेंस्ट अ डिक्री पास्ड ex parte under this rule and the appeal has been disposed of on any ground other than the ground that the appellant has withdrawn the appeal, no application shall lie in this rule for setting aside the ex parte decree.
अब एक इशू जो इस केस में भी आंसर हुआ था वो ये था कि अगर मान लीजिए डिफेंडेंट जो है वो पहले एप्लीकेशन फाइल करे उस कोर्ट के सामने जिसने डिक्री पास की, ठीक है, आप जो ऑर्डर 9 रूल 13 की एप्लीकेशन जो फाइल करते हैं वो उसी कोर्ट के सामने फाइल करते हैं जिसने डिक्री पास की। आपने वो एप्लीकेशन फाइल की और उसके बाद आपने अपील भी फाइल कर दी, तो क्या आप दोनों चीज़ें कर सकते हैं? मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वन रेमेडी इज नॉट इन डेरोगेशन ऑफ द अदर। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट राइट ऑफ अपील अंडर सेक्शन 96(2) ऑफ सीपीसी इज अ statutory right and the defendant cannot be deprived of a statutory right of appeal merely on the ground that the application filed by him under order 9 rule 13 has been dismissed। अगर ऑर्डर 9 रूल 13 में एप्लीकेशन फाइल होती है और वो डिसमिस भी हो जाती है, तभी आपकी जो रेमेडी है अंडर सेक्शन 96 सबसेक्शन 2 ऑफ सीपीसी जो अपील से रिलेटेड है वो बार नहीं होती, ठीक है। ये इशू सुप्रीम कोर्ट ने भानु कुमार जैन वर्सेस अर्चना कुमार में 2005 में ही डिसाइड कर दिया था। 2005 में वो रिपोर्ट हुआ था, एक्चुअली उसी ईयर में डिसाइड कर दिया था। उस केस में डायरेक्टली ये क्वेश्चन उठा था कि क्या फर्स्ट अपील मेंटेनेबल है डिस्पाइट द फैक्ट दैट द एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 9 रूल 13 सीपीसी वाज फाइल्ड एंड डिसमिस्ड। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपील इज अ स्टैट्यूटरी राइट एंड द लिटिगेंट कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ सच राइट because such right can only be curtailed by a statute expressly or by necessary implication। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इन ऑर्डर टू रिजॉल्व द डाइकोटमी व्हाट वी विल डू इज दैट वी विल कंस्ट्रू ऑर्डर 9 रूल 13 स्ट्रिक्टली और उसको उसके स्कोप तक ही कन्फाइन रखेंगे। अब ये चीज़ तो आप जानते हैं कि इट इज़ फेयरली वेल सेटल्ड कि सफिशिएंट कॉज में फिर आगे क्या ही कोर्ट बोलेगा इसके बाद कि सफिशिएंट कॉज वही चीज़ें कि आप उसको लिबरल कंस्ट्रक्शन दीजिए सो एज टू एडवांस सब्सटैंशियल जस्टिस। तो वो सारी चीज़ें कोर्ट ने फिर से रिटरेट की। अब मैं ऑलरेडी आपको एक लाइन बता चुका हूँ कि इवन 2 रेमेडीज आर प्रोवाइडेड बाय द स्टैट्यूट वन इज नॉट टेकन इन डेरोगेशन ऑफ द अदर। तो आप एक जनरल रूल याद रखिएगा कि अगर एक्स पार्टी डिग्री पास हो गई है तो डिफेंडेंट क्या क्या कर सकता है। वो अपील फाइल कर सकता है, वो ऑर्डर 9 रूल 13 में एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, वो रिव्यू के लिए अप्लाई कर सकता है एंड ही कैन फाइल अ सूट ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्रॉड। और जहाँ पे अपील नहीं लाई करती है ऐसी डिक्री से तो रिवीजन फाइल कर सकता है। सो यू गेट अ रेमेडी अंडर ऑर्डर 9 रूल 13, you get a remedy under section 96 subsection 2 for setting aside an ex parte decree, you get a remedy under review order 47 rule 1, you get a remedy that you can file a suit on the ground of fraud to set aside that judgment if that ground is available to you। तो आप ये सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर ये आपसे पूछा जाए कि मान लीजिए ऑर्डर 9 रूल 13 की एप्लीकेशन गई और डिसमिस हो गया सूट, एप्लीकेशन गई, कोर्ट ने डिसाइड की और डिसमिस कर दी, तब क्या आप अपील फाइल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 96 सबसेक्शन 2? द आंसर वुड बी यस, ठीक है, आप कर सकते हैं। अब एग्जाम में आप ये लिखेंगे एंड यू विल कोट द केस लॉ ऑफ भानु कुमार जैन वर्सेस अर्चना कुमार that a right to appeal under section 96 subsection 2 is a statutory right and the defendant cannot be deprived of the statutory right of appeal merely on the ground that the application filed by him under order 9 rule 13 has been dismissed, ठीक है। the point of law has been reiterated in 2019, in the year 2019 as well, by the judgment of Bhiv Chandra Shankar Moore versus Balu Gangaram Moore। Then you can further write that a conjoint reading of Order 9, Rule 13 CPC and Section 96 subsection 2 CPC indicates that a defendant who suffered an ex parte decree has two remedies, either to file an application under Order 9 Rule 13 or to file a regular appeal from the original decree to the first appellate court and challenge the ex parte decree on merits। Order 9 Rule 13 में तो दो ग्राउंड है, सफिशिएंट कॉज या तो दिखाएं कि समन्स आपको डिलीवर नहीं हुआ था। ऑन दैट कंटेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट नोटेड दैट इट इज टू बी पॉइंटेड आउट दैट द स्कोप अंडर ऑर्डर 9 रूल 13 ऑफ सीपीसी एंड सेक्शन 96 सबसेक्शन 2 ऑफ सीपीसी आर entirely different। In an application filed under order 9 rule 13 CPC, the court has to see whether the summons were duly served or not,
or whether the defendant was prevented by any sufficient cause from appearing when the suit was called for hearing. If the court is satisfied that the defendant was not duly served or that he was prevented from sufficient cause from appearing, the court may set aside the ex parte decree and restore the suit to the original position in the terms of the Order 9, Rule 13. But in the terms of Section 96 of Section 2 CPC, the appeal lies from an original decree passed ex parte. In regular appeal filed under Section 96 subsection 2 CPC, the appellate court has a wide jurisdiction to go into the merits of the decree. The scope of inquiry under the two provisions is entirely different. Merely because the defendant pursued the remedy under Order 9 Rule 13 CPC, it does not prohibit the defendant from filing the appeal if his application under Order 9 Rule 13 is dismissed. ठीक है, तो ये तो वो वाली पोजीशन हो गई एग्जाम के लिए. अब एक प्रैक्टिकल पॉइंट बता देता हूँ प्रैक्टिस पर्पस के लिए. इस स्ट्रिक्टली प्रैक्टिस पर्पस के लिए है, उसके अलावा किसी चीज़ के लिए नहीं है. अब भानु कुमार जैन वर्सेस अर्चना कुमार के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली थी कि अगर ऑर्डर 9 रूल 13 की एप्लीकेशन डिसाइड हो जाती है, ठीक है, और डिसमिस होती है, कोर्ट ने डिसमिस कर दी, और ग्राउंड है डिले का, ठीक है, कि बहुत डिले के बाद वो एप्लीकेशन फाइल हुई है. कोर्ट ने बोला कि आपने 30 दिन बाद या कई सालों बाद आपने एप्लीकेशन फाइल की है, सफिशिएंट कॉज भी नहीं दिखा पा रहे, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, और ऑर्डर 9 रूल 13 की एप्लीकेशन डिसमिस कर दी. सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि कुछ रेयर केसेस में जहां पे डिफेंडेंट डायलेटरी टैक्टिक्स अडॉप्ट कर रहा है या डिफेंडेंट हैज अ लैक ऑफ बोनाफाइड इन परसुइंग द रेमेडीज कंसिक्यूटिवली, द कोर्ट में डिक्लाइन टू कंडोन द डिले इन फाइलिंग द फर्स्ट अपील. तो अगर कोर्ट ने डुअल जगह पे डिले देखा, एक तो फाइलिंग द फर्स्ट अपील उसमें भी 30 दिन है, और फाइलिंग एन एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 9 रूल 13 उसमें भी 30 दिन है, और आपने दोनों जगह एप्लीकेशन नहीं फाइल की है एज अ डिफेंडेंट, तो ऐसी सिचुएशन में द कोर्ट माइट रिफ्यूज टू कंडोन द डिले इन द टाइम स्पेंड इन परसुइंग द रेमेडी अंडर ऑर्डर 9 रूल 13 CPC. फिर आप ये नहीं बोल सकते कि मैं ऑर्डर 9 रूल 13 CPC में परसू कर रहा था तो मैंने क्या कहते हैं वो अपील फाइल करना मैं भूल गया. तो उस सिचुएशन में आपका डिले कंडोन नहीं करेगा. पर यूजुअली अगर बोनाफाइड्स कोर्ट को दिख जाते हैं और देख लेता है कि डिफेंडेंट डायलेटरी टैक्टिक्स नहीं अडॉप्ट कर रहा, तो वो डिले कंडोन कर सकता है लिमिटेशन एक्ट के पव्यू में रह के, लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 5 के कंटेक्स्ट में. उसमें भी सफिशिएंट कॉज का एक्सप्रेशन यूज होता है, सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट. सफिशिएंट कॉज अगर आपने यहाँ पे समझेंगे तो उधर भी समझने में आसानी होगी. अच्छा, आप जानते हैं कि सिविल कोर्ट्स के पास इनहेरेंट पावर भी है, तो क्या सिविल कोर्ट्स कैन यूज इनहेरेंट पावर टू सेट असाइड एन एक्स पार्टे डिक्री? द आंसर वुड बी नो, एब्सोल्युटली नो. क्योंकि अगर स्पेशल प्रोविजन दिया गया है टू सेट असाइड एन एक्स पार्टे डिक्री, तो इनहेरेंट पावर कैन नॉट बी एक्सरसाइज. याद रखिएगा, इनहेरेंट पावर इज नॉट एक्सरसाइज इन द डेरोगेशन ऑफ द स्टैट्यूट. अगर स्टैट्यूट ने एक्सप्रेस प्रोविजन दिया है और प्रोसीजर दिया है टू सेट असाइड एन एक्स पार्टे डिक्री, यू कैन नॉट रिजॉर्ट टू योर इनहेरेंट पावर टू सेट असाइड एन एक्स पार्टे डिक्री. ठीक है, तो एक लाइन का प्रिंसिपल है, इनहेरेंट पावर कैन नॉट बी एक्सरसाइज टू सेट असाइड एन एक्स पार्टे डिक्री. अगर आप सोच रहे होंगे कि वाई डू आई से दैट ऑर्डर 9 का रूल 13 जो है उसका लिमिटेशन पीरियड 30 दिन है, तो जस्ट हैव अ लुक एट आर्टिकल 123 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट. ठीक है, जो शेड्यूल दिए लिमिटेशन एक्ट के पीछे, उसका आर्टिकल 123 देखिएगा. नेक्स्ट पॉइंट कि अगर एप्लीकेशन फॉर सेटिंग असाइड एन एक्स पार्टे डिक्री मेरिट्स पे सुनी गई है और फिर डिसमिस की गई है, तो क्या रेस जुडिकाटा लगेगा? द आंसर इज येस. इफ द एप्लीकेशन हैज बीन हर्ड ऑन मेरिट, देन ऐसी सिचुएशन में इफ इट हैज बीन डिसमिस, द रूल ऑफ रेस जुडिकाटा विल अप्लाई. अब एक सिचुएशन इमेजिन करिए कि एक्स पार्टे डिक्री पास हो गई थी और डिक्री पास होते ही एग्जीक्यूशन के लिए लगा दी गई और डिक्री एग्जीक्यूट कर दी गई डिफेंडेंट के खिलाफ. तब क्या आप इस रूल में अप्लाई कर सकते हैं? लेट अस सपोज डिक्री आज पास की गई, कल एग्जीक्यूशन हो गया, और थर्ड डे पे डिफेंडेंट ने अप्लाई किया कि एक्स पार्टे डिक्री को सेट असाइड करवाना है, तो रूल 13 के अंदर मैं अप्लाई कर रहा हूँ. तो ऐसी सिचुएशन में क्या आप अप्लाई कर सकते हैं ऐसे रूल के लिए, रूल 13 के लिए? आंसर इज ऑब्वियसली येस. डिक्री एग्जीक्यूट हो गई तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप रेस्टिट्यूशन नहीं ऑर्डर कर सकते. यू कैन ऑलवेज रिजॉर्ट टू सेक्शन 144 ऑफ द CPC एंड ऑर्डर रेस्टिट्यूशन, कि जो भी चीज़ एग्जीक्यूशन में डिफेंडेंट से ली गई है वो उनको वापस कर दी जाए.
या वो कोर्ट की कस्टडी में रखी जाए, डिपेंडिंग ऑन वट एवर टर्म्स द कोर्ट डीम्स फिट. So always remember that merely for the fact that the decree has been executed is no ground not to entertain an application under Rule 13 of Order 9. ठीक है, अगर डिक्री एग्जीक्यूट हो चुकी है तो कोर्ट रेस्टिट्यूशन ऑर्डर कर सकता है. ठीक है, इट हैज वाइड पावर्स इन दैट रिगार्ड. Mere execution of the decree will not affect the validity of an application filed under Rule 13. उसको उसी के ग्राउंड्स में जज किया जाएगा, समन्स ने डिलीवर है या सफिशिएंट कॉज डिफेंडेंट के पास अवेलेबल है. So I'll be reiterating sufficient causes in context of Order 9 Rule 13. I am reiterating it again and again because I want to make sure that your neurons consolidate this information as a part of your permanent memory. ठीक है, तो पहली बात याद रखिएगा कि ऑर्डर 9 रूल 13 में बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा सफिशिएंट कॉज साबित करने का? डिफेंडेंट के ऊपर. ऑब्वियसली ही हु असर्ट्स मस्ट प्रूव. He wants to prove sufficient cause in his favor, so he has to prove it. ठीक है, अब sufficient cause के illustrative cases क्या है? Bona fide mistake as to date of hearing, late arrival of train, sickness of the counsel, unusually large traffic jam, fraud of the opposite party, mistake of the pleader in noting the wrong date in the diary, negligence of the next friend or guardian if the plaintiff is minor, death of a relative of a party, imprisonment of the party, strike of the advocates, कर्फ्यू, लॉकडाउन, रायट्स, टेररिस्ट अटैक्स. ठीक है, एसेट्रा. इलस्ट्रेटिव केसेस इन सफिशिएंट कॉज. व्हाट इज नो सफिशिएंट कॉज? क्या चीज़ें सफिशिएंट कॉज में नहीं आएंगी? डायलेटरी टैक्टिक्स, बॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ नोटिंग रॉन्ग डेट इन अ डायरी, नेग्लिजेंस ऑफ द पार्टी, mere statement that the counsel is busy in some other court, or that the counsel is dealing with some other matter where high stakes are involved. These won't constitute sufficient causes. A mere plea that unusual hardship will occur to the defendant without there being anything substantial. ये सारी चीज़ें sufficient causes नहीं होंगे. डिफेंडेंट ये कहते हैं कि मेरे पास sufficient cause तो है नहीं, उस डेट पे मैं क्यों नहीं आया, लेकिन अगर आप डिग्री सेट असाइड नहीं करेंगे तो मुझे बड़ी दिक्कत होगी, मुझे बड़ी हार्डशिप होगी, मेरे कमर्शियल इंटरेस्ट सफ़र कर जाएंगे. ये सारी चीज़ें नहीं सुनेगा कोर्ट. आपको सफिशिएंट कॉज बताना है, और सफिशिएंट कॉज किस कंटेक्स्ट में बताना है कि जिस डेट को बुलाया गया आप उस डेट क्यों नहीं आए. ठीक है, द डिफेंडेंट हैज़ टू प्रूव दैट आइदर समन्स वाज नॉट ड्यूली सर्व्ड टू हिम और दैट ही वाज प्रिवेंटेड बाय अ सफिशिएंट कॉज फ्रॉम अपीयरिंग व्हेन द सूट वाज कॉल्ड ऑन फॉर हियरिंग. ठीक है, इन दोनों बेयर एक्ट की टर्मिनोलॉजीज को लेके बड़े क्लियर रहिएगा. अब मैं कल थोड़े और चीज़ें बताऊंगा. आज के लिए आई थिंक दीज कंसेप्ट्स विल बी सफिशिएंट फॉर यू, और अभी इन पे ध्यान दीजिए. और याद रखिएगा, आज मैंने जितनी भी चीज़ें डिस्कस की हैं सारे एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से की हैं. और खैर सीपीसी में कोई ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं होता, एग्ज़ाम और प्रैक्टिस में सेम चीज़ है. कंसेप्ट जितने मैंने बताए हैं दोनों साइड के लिए एसेंशियल हैं, चाहे आप एग्ज़ाम लिख रहे हो या प्रैक्टिस कर रहे हो. ठीक है, बिना कंसेप्ट जाने आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, बिना कंसेप्ट जाने आप आंसर नहीं लिख सकते. सो सेम थिंग. तो इन सारी चीज़ों पे फोकस करिएगा. कुछ ना समझ में आए तो मुझसे पूछिएगा. ठीक है, दैट इज़ इट फॉर टुडे.